तो आज हम अरिस्टोटल शुरू कर रहे हैं। और अरिस्टोटल में मैंने बताया कि अगर हम सारे फिलोसफर्स को, जो भी फिलोसफर्स हैं, उनको कैटेगराइज करें तो हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं फिलोसफर्स को। पहले वो फिलोसफर्स जो जिनको हम ओरिजिनल फिलोसफर्स या मौलिक दार्शनिक कह सकते हैं। ये मौलिकता, ये ओरिजिनलिटी इस बेस पर है कि उन्होंने कुछ नया प्रोपाउंड किया। ऑफ कोर्स पहले का लिंक तो रहा ही होगा, बट कोई नई बात कही। और इस मौलिकता के आधार पर, इस ओरिजिनलिटी के बेस पर हम प्लेटो, देकार्त, जॉन लॉक, कांट, भारत में शंकर, शंकराचार्य जिनको कहते हैं, इनको रख सकते हैं। इन्होंने कोई नई बात कही, कोई नई थ्योरी दी। जैसे प्लेटो ने एक रिविजनरी थ्योरी दी, एक रहस्यवादी सिद्धांत दिया, रिविजनरी मेटाफिजिक्स की नींव रखी प्लेटो ने। देकार्त, रेने देकार्त एक फ्रेंच फिलोसफर है जो हमारे सिलेबस में तीसरा फिलोसफर है। रेने देकार्त, कार्टेशियन थ्योरी। देकार्त की जो भी थीरीज हैं उनको कार्टेशियन थ्योरी कहते हैं। स्पेलिंग तो लिखते हैं डेस्कार्ट, DESCARTES, बट पढ़ते हैं देकार्त। तो इस देकार्त की जो भी फिलॉसफी है, इसने मैथमेटिक्स में काम किया तो कार्टेशियन मैथमेटिक्स, फिलॉसफी में थीरीज दी तो कार्टेशियन थीरीज। तो कार्टेशियन थ्योरी दी थ्योरी ऑफ डाउट, और उस बेस पर उसने अपनी बात कही, एक नई बात थी। इसी तरह जॉन लॉक एम्पिरिसिज्म को उसकी शुरुआत की। तो मौलिकता है इनमें। तो एक वर्ग है, एक क्लास है मौलिकता के बेस पर, ओरिजिनलिटी के बेस पर फिलोसफर्स, जैसा कि प्लेटो, देकार्त वगैरह। दूसरा है, उन फिलोसफर्स को हम कैटेगराइज कर सकते हैं दूसरी कैटेगरी में, जिन्होंने पहले के कोई फिलोसफर्स की फिलॉसफी का या किसी एक सेगमेंट का की रिफाइनमेंट की, उसको रिफाइंड किया। और इस तरह का फिलोसफर है हमारा अरिस्टोटल, जिसके अंदर डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, बहुत डाइवर्स काम किया है इसने, और रिफाइंड किया है। जो प्लेटो की मेटाफिजिक्स थी, जो प्लेटो की थीरीज थी, उसको रिफाइंड किया है। तो दूसरी कैटेगरी है वो जिसमें मौलिकता या ओरिजिनलिटी के बेस पर हम उनको कैटेगराइज नहीं कर रहे हैं, उनको, कि उन्होंने कोई पहले की फिलॉसफी को रिफाइंड किया, काफी ज्यादा उनके अंदर विस्तार है, काफी ज्यादा विविधता है, काफी डाइवर्सिटी है उनकी सोच में, उनके काम में। और तीसरा और अंतिम हम कैटेगरी बना सकते हैं फिलोसफर्स की, जिनका सोसाइटी पर इम्पैक्ट, जिन फिलोसफर्स का सोसाइटी पर ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा। तो समाज में प्रभाव की दृष्टि से अगर हम कैटेगराइज करें तो कार्ल मार्क्स और गौतम बुद्ध का नाम आएगा। तो तीन कैटेगरी हम कर सकते हैं। अक्सर इंटरव्यू वगैरह में पूछा ही जाता है कि आपका आपका फेवरेट फिलोसफर्स कौन है। आपने तो बहुत सारे पढ़े हैं, तो आप इसमें से जो भी आपको ठीक लगे, आगे जब आप पढ़ लेंगे तब और वो बताएंगे, और क्यों है ये, क्यों इसलिए बताएंगे। और जब क्यों बताएंगे तो उनकी तमाम बातें जो आप समझते हैं और आप पे, आपके जीवन पे क्या असर पड़ा है, और एज ए पर्सनल लाइफ आपके क्या असर पड़ा है। तो कुछ एक दो एग्जाम्पल आपके पास होने चाहिए कि हाँ, मैंने ये सीखा और इसको मैंने जगह पे जरूरत पड़ने पर इसको यूज भी किया है, इसको, इसके इम्प्लीकेशंस देखे हैं। और एज ए ब्यूरोक्रेट भी इसकी आप समझ रखते हैं। ब्यूरोक्रेसी में एज ए सिविल सर्वेंट आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उसमें आप इसको कैसे देखते हैं, कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है, कैसे आप समझ सकते हैं सोसाइटी को, लोगों को। क्योंकि आखिरकार हमें काम करना होता है लोगों के बीच में, लोगों की अपनी थॉट होती है, अपनी साइकोलॉजी होती है, उन्हीं बीच में हमें काम करना होता है। तो 1 2 3 जो मैंने बताया फिलोसफर
उसकी कैटेगरी ओरिजिनल फिलोसफर्स, रिफाइनमेंट वाले फिलोसफर्स या डाइवर्सिटी वाले फिलोसफर्स, और तीसरा इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। आप देख लीजिएगा। और जब भी कोई फिलोसफर्स आपको प्रभावित करे तो उसकी शॉर्ट कम, उसकी जो कमियां हैं उनको भी जानना जरूरी है। मेरी तो ये समझ है, हालांकि थोड़ा जल्दीबाजी होगी आपको ये बात कहना, बट आप लोग में से सब लोग मैच्योर हैं। प्रभावित होना ही ये समझाता है कि हम अभी सही से समझे नहीं हैं। कोई भी चीज मुझे पॉजिटिव या निगेटिव प्रभावित कर रही है, इसका मतलब अभी मेच्योरिटी उस पर्टिकुलर चीज के लिए मेरे पास है नहीं। मैं किसी टाइम बीइंग के लिए तो किसी से प्रभावित हो सकता हूं, बट वो मेरी पर्टिकुलर समझ बन जाए तो अभी मैच्योर होना बाकी है। बट मैंने कहा ना, ये सेंटेंस समझने के लिए पूरा सिलेबस समझना होगा। हो सकता है थोड़ा जल्दी हो, बट आपको ये समझना होगा कि हर एक चीज अपने ब्लैक एंड वाइट, अपने श्वेत और श्याम रंग और कलर के साथ होती है। हर कॉइन के, हर सिक्के के, हर सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। तो कोई चीज ऐसी नहीं हो सकती जिससे मैं 100% पॉजिटिव या निगेटिव मेरे ऊपर 100% असर डाले। 100% इम्पैक्ट जैसी कोई चीज है तो इसका मतलब, अगर किसी भी विचारधारा से, किसी भी थॉट से आप इतने प्रभावित हैं कि दूसरी विचारधारा सोच ही नहीं पा रहे, सुन नहीं पा रहे, उसको आप, उसके लिए आपने पहले ही प्रेजुडिस हैं, तो मैंने आपको पहले ही दिन फिलॉसफी की डेफिनेशन में बताया कि आप प्रेजुडिस हैं, तो आप, आपका जो मेथड है वो फिलोसफिकल तो नहीं है। फिर आप किसी भी डिसीजन तक विदाउट प्रेजुडिस, केवल लॉजिकल एनालिसिस पर, केवल रैशनैलिटी के बेस पर, रैशनल एनालिसिस से पहुंचना होता है। तब वो चीज कहलाएगी कि हाँ, आपने मेथड ऑफ फिलोसफी का इस्तेमाल किया है। बट आप बायस हैं, प्रेजुडिस हैं, प्री सपोजिशंस के साथ हैं, चाहे वो कुछ भी हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो इसके साथ आपका रिजल्ट, आपका जो भी आपने विचार किया है, थॉट है आपका, वो फिर वो फिलोसफिकल नहीं है, वो फिर वो रैशनल नहीं है। तो इसके साथ ही मैं शुरू करता हूं एरिस्टोटल मेटाफिजिक्स। सिलेबस में हमारे यहां से ही स्टार्ट होता है, तो मैं सिलेबस से ही पहले स्टार्ट कर देता हूं। हाँ, और इसमें हम देखते हैं कि हमारा सिलेबस एक्चुअल में कहता क्या है। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें क्या पढ़ना है जब हम पढ़ रहे हों प्लेटो या एरिस्टोटल को, क्योंकि हमारा सिलेबस ही हमारा वो रोड मैप है जिस पर हमें चलना है। तो वैसे तो मुझे पता है, ज़्यादातर लोगों ने रट लिया होगा सिलेबस। मैंने बार बार कहा है कि बहुत कम चीज़ें मैं रटने के लिए कहता हूँ। उसमें सबसे पहले कहता हूँ प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरा हमारा जो भी सिलेबस है, मेंस का सिलेबस पूरा रटा होना चाहिए। तो फिर भी मैं अपनी तरफ से आपको बताता हूँ। हम शुरू करने जा रहे हैं एरिस्टोटल। बट मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ, हमें सिलेबस में पढ़ना क्या है जब हम syllabus of Plato and
एरिस्टोटल। हम इसके सिलेबस में देखें तो सिलेबस में हमें पढ़ना है, जो सिलेबस में यूपीएससी और पीसीएस ने बताया है, आइडिया, आइडियाज कर लेते हैं। आइडियाज, सबस्टेंस, फॉर्म एंड मैटर, फॉर्म एंड मैटर, कोजिशन, कोजिशन, एक्चुअलिटी, एक्चुअलिटी, ये रटा हुआ होना चाहिए आपको, एक्चुअलिटी एंड पोटेंशियलिटी। ताकि आप कहीं से पढ़ें तो आप इन्हीं चीज़ों पे फोकस करें, अगर कहीं बाहर से पढ़ते हैं तो। क्योंकि मैंने आपको इग्नू के जो नोट्स भी भेजे हैं उसमें बहुत सारी बातें हैं, उन्होंने तो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के हिसाब से दे रखा है। हमें सब चीज़ हमारे सिलेबस में नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आइडियाज, कलर चेंज करता हूं मैं, सबस्टेंस, फॉर्म एंड मैटर, कोजिशन थ्योरी, एक्चुअलिटी एंड पोटेंशियलिटी। फॉर्म एंड मैटर, ये एरिस्टोटल और प्लेटो दोनों का पढ़ना है हमें। और ये जो चीजें हैं, कोजिशन, एक्चुअलिटी, ये हमारा एरिस्टोटल से है। तो हमें पढ़ना है फॉर्म एंड मैटर। तो फॉर्म एंड मैटर का क्या है और क्या इनका रिलेशन है, हम प्लेटो में पढ़ चुके हैं। और इसी की कमियों को खोज रहा है, कमियों को खोज, जो कमियां हैं इसकी, उनसे एरिस्टोटल अपनी फिलॉसफी स्टार्ट कर रहा है। क्या कमियां हैं? तो एक्चुअल में हमें पढ़ना है, हमारा जो सिलेबस है इसमें हमें इसमें हमें एरिस्टोटल का, एरिस्टोटल की मेटाफिजिक्स पढ़नी है। इसकी तत्व मीमांसा पढ़नी है। इसको हिंदी में पता ही है आपको, तत्व मीमांसा बोलते हैं। तत्व मीमांसा, मेरे ख्याल से पहले जान ही लेते हैं कि ये मेटाफिजिक्स होती ही क्या है, तत्व मीमांसा क्या होती है, शॉर्ट में जान लें, क्योंकि इसका तो पूरा एक पुराना एक वीडियो है। बट फिर भी, तो एक्चुअल में सिलेबस है हमारा जो शुरू होता है एरिस्टोटल के मेटाफिजिक्स से, तत्व मीमांसा से। और ये मेटाफिजिक्स आई कहाँ से एरिस्टोटल की? ये जो मेटाफिजिक्स है, ये एरिस्टोटल एरिस्टोटल प्लेटो की जो मेटाफिजिक्स है, प्लेटो की जो मेटाफिजिक्स है, उसके अंदर रिफाइनमेंट लेके आता है, रिफाइंड करता है। उसके अंदर रिफाइनमेंट करता है, उसमें जो कमियां हैं, जो कमियां देखता है एरिस्टोटल, उनको दूर करता है। तो रिफाइनमेंट के काम से स्टार्ट होता है प्लेटो का की फिलॉसफी, प्लेटो की मेटा सॉरी एरिस्टोटल की मेटाफिजिक्स। तो प्लेटो में जो भी कमियां देखी, अब वो थी कि नहीं थी वो हम बाद में देखेंगे। वो ये एरिस्टोटल दूर कर पाया कि नहीं कर पाया, वो हम लास्ट, सिलेबस का लास्ट पार्ट है हमारा, एरिस्टोटल के सिलेबस का। बट वो जो थ्योरी propound कर रहा है, वो रिफाइनमेंट की थ्योरी है, जो प्लेटो के मेटाफिजिक्स में उसने देखी। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको संक्षेप में बताना चाह रहा हूं कि हमें पढ़ना है प्लेटो की मेटाफिजिक्स का रिफाइनमेंट। मतलब पहले तो जाने कि ये मेटाफिजिक्स क्या भला है। इसकी अलग अलग जगह अलग अलग डेफिनेशन होगी, अलग अलग काम के अकॉर्डिंग डेफिनेशन होगी, जैसा रेफरेंस होगा। एक तो सरल डेफिनेशन है, ईश्वर आत्मा जगत का अध्ययन तत्व मीमांसा है। मेटाफिजिक्स इज द स्टडी ऑफ गॉड, माइंड ऑब्लिक सोल एंड यूनिवर्स। ईश्वर, आत्मा, जगत।
इक्वल टू तत्व मीमांसा। और क्या हम समझ सकते हैं? तत्वों की मीमांसा, तत्व मतलब एलिमेंट्स, मीमांसा मतलब एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स? वो एलिमेंट्स जिनको सबस्टेंस कहते हैं। सबस्टेंस, सबस्टेंस की स्टडी। तो मेटाफिजिक्स इज ए स्टडी ऑफ सबस्टेंस, एक और डेफिनेशन ये है। तो सबस्टेंस क्या है? सबस्टेंस है वो फंडामेंटल यूनिट, वो यूनिट रियलिटी की, सत्ता की। रियलिटी को हिंदी में बोलते हैं सत्ता। सत्ता का मतलब वो पॉलिटिकल सत्ता से मतलब नहीं है। जो भी रियल है, जो भी एग्जिस्ट करता है, जिसका भी अस्तित्व है, दैट इज रियलिटी। ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं? तो ईश्वर के अस्तित्व को जानना, उसके एग्जिस्टेंस को जानना, उसकी रियलिटी को जानने का काम मेटाफिजिक्स का है। माइंड या सोल की रियलिटी, उसका अस्तित्व, उसका एग्जिस्टेंस है या नहीं? इस यूनिवर्स का एग्जिस्टेंस है या नहीं? और अगर है तो वो किन बेसिक एलिमेंट से बना है? कई बार पूछ चुके हैं सर, ये मेटाफिजिक्स की समझ में नहीं आया, तो मैं फिर अंतिम बार कोशिश कर रहा हूं कि मेटाफिजिक्स में हम सब्सटेंस पढ़ते हैं, और सब्सटेंस का मतलब है उस फंडामेंटल यूनिट को खोजना। वो यूनिट एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, करोड़ों हो सकते हैं, पर वो फंडामेंटल यूनिट जिसके बेस पर हम सारी दूसरी रियलिटीज को, दूसरे जो भी एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। पूरी रियलिटी की एक्सप्लेन, उसको एक्सप्लेन करने वाली जो इकाई है, यूनिट है, वो है सबस्टेंस। तो सबस्टेंस इज ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ रियलिटी। इसको हिंदी में सत्ता बोल देते हैं। तो शब्द, एक ही शब्द अलग अलग जगह अलग अलग मतलब रखते हैं। तो सत्ता का मतलब यहाँ पॉलिटिकल कुछ नहीं है कि मोदी जी की सत्ता है इस समय, ऐसी कोई बात नहीं है। सत्ता मतलब एग्जिस्ट, अस्तित्व किसका है, वो अस्तित्ववान है या नहीं, उसकी, उसका एग्जिस्टेंस है या नहीं, उसकी फंडामेंटल यूनिट क्या होगी। जैसे मैंने समझाने के लिए मैं वही एग्जांपल बार बार ले रहा हूं ताकि दिमाग में बैठ जाए। जैसे कुछ लोगों ने कहा, जिसको कहते हैं कि ये एटॉमिक एटॉमिक फिलॉसफी, एटॉमिक थ्योरी है इस यूनिवर्स की। उन्होंने कहा कि सब चीजें, पूरा यूनिवर्स ऑफ कोर्स एग्जिस्ट करता है, अस्तित्ववान है, कोई कल्पना या दिमाग में नहीं है, एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, और वो एटम्स का बना हुआ है। एटम है बेसिक यूनिट, जिसको जोड़ते चले जाएं तो यूनिवर्स बन जाता है, सब चीजें बन जाती हैं। वो निकलती चली जाएं, वो आपस में जुड़ना बंद कर दें, एक दूसरे से दूर हो जाएं, वो पर्टिकुलर चीज या यूनिवर्स खत्म हो जाएगा। तो बेसिक यूनिट होगा एटॉमिक फिजिक्स में, एटॉमिक फिलॉसफी में, एटम्स। ऐसे ही कोई कहेगा, कुछ और कहेगा, मैं अभी आपको और बातें नहीं बता रहा। तो जो भी कहेगा वो बेसिक यूनिट सबस्टेंस कहलाएगा, जिससे सारी रियलिटी की व्याख्या हो सके। हम एक डेफिनेशन और दे सकते हैं कि सबस्टेंस वो है जिसमें गुण रहते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे मेरे सामने एक टेबल है, एक मेज है, उसका रंग काला है, तो यहां मेज सबस्टेंस है जिसके अंदर एट्रीब्यूट है, गुण है काला होने का। हालांकि प्लेटो इसको नहीं मानता, प्लेटो को छोड़ के सब मानते हैं। प्लेटो का सबस्टेंस आइडिया बिल्कुल अलग है। तो ये सब जगह लागू होता है, एरिस्टोटल ऑनवर्ड्स। सबस्टेंस का मतलब है, एक मतलब, एक तो मतलब मैंने बताया बेसिक यूनिट, फंडामेंटल यूनिट ऑफ रियलिटी, ऐसी रियलिटी जिससे हम पूरे के पूरे एग्जिस्टेंस को बता सकते हैं। दूसरा, मैंने एक दूसरा एग्जांपल, दूसरा डेफिनेशन बताया, जहां पे एट्रीब्यूट्स, गुण रहते हैं, जिसको पजस करता है, पजस करने वाली चीज,
सब्सटेंस होगी। अगर मैं मेरे लिए मैं एक बाकी फिलॉसफी को छोड़ दूं, मैं एक सिंपल ढंग से समझाऊं सब्सटेंस, एक इंग्लिश लैंग्वेज की तरह से समझाऊं, तो मैं बताऊं कि जो सामने टेबल है वो ब्लैक है। तो ब्लैकनेस एक गुण है जो रहता कहाँ है, इस टेबल में। तो टेबल मेरे लिए इस सेंटेंस में सब्सटेंस है, जो गुणों को धारण करता है, जो एट्रीब्यूट्स को पजेस करता है, वो है। तो रियलिटी को बनाने वाला मान सकते हैं या होल्ड करने वाला मान सकते हैं, रियलिटी को एक्सप्लेन करने वाला, जहां एट्रीब्यूट्स रहते हैं, जहां रहते हैं उस चीज को सब्सटेंस कहते हैं। तो सब्सटेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं द्रव्य, द्रव्य द्रव्य सब्सटेंस रियलिटी की मौलिक व्याख्या करते हैं, ओरिजिनल एक्सप्लेनेशन करते हैं, करने वाली इकाई है या उसका यूनिट है। प्लेटो ने अपनी थ्योरी में आइडिया को सब्सटेंस कहा, फॉर्म्स को सब्सटेंस कहा। तो प्लेटो के अकॉर्डिंग वो सब्सटेंस जिससे पूरी यूनिट, पूरे यूनिवर्स की, पूरी रियलिटी की व्याख्या की जा सकती है, वो है अकॉर्डिंग टू प्लेटो, दैट इज, सब्सटेंस जो है वो है क्या, आइडिया। प्लेटो के अकॉर्डिंग वो है आइडिया, या इसको फॉर्म भी कह सकते हैं, फॉर्म्स। तो ये है सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू प्लेटो। तो प्लेटो का सब्सटेंस है, प्लेटो का सब्सटेंस है ये आइडिया या फॉर्म, जिसके थ्रू सारी रियलिटी, जो भी रियल है, उसकी व्याख्या की जा सकती है, सब चीजों को बताया जा सकता है। तो यूनिट है, तो प्लेटो के लिए यूनिट है फॉर्म, आइडिया। अब अगर ये बात आप समझ गए, समझते हैं, तो अब यहां से बात शुरू होती है कि ये जो आइडिया है, ये जो सब्सटेंस है, क्या ये सब्सटेंस सारे गुणों की, सारे जो फीचर्स हैं सबकी का एक्सप्लेनेशन कर पा रहा है? अगर नहीं कर पा रहा है, तो यहां से फिर एरिस्टोटल अपनी बात कहना शुरू करेगा। तो हम पहले जान लेते हैं थोड़ा सा कि ये क्या कह रहा है। ये प्लेटो जो है, प्लेटो के जो आइडियाज हैं, फॉर्म्स हैं, ये कैसे हैं। तो हम जानते हैं, ये प्लेटो का ये जो फॉर्म है, प्लेटो का ये जो फॉर्म है, ये एक्चुअल में एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट इसेंस हैं, अमूर्त सार हैं। ये अमूर्त सार, एब्स्ट्रैक्ट इसेंस होता क्या है? तो अगर मुझे इसको संक्षेप में बताना हो, तो मैं कहूंगा कि मेरे एक्सपीरियंस में जो भी गुण आ रहे हैं, जो भी क्वालिटीज आ रही हैं, उनको अगर हम निकाल दें, क्योंकि गुणों को, क्वालिटीज को हम अपने एक्सपीरियंस से ही जानते हैं। तो जैसे मेरे, जो मैं टेबल का एग्जांपल फिर से ले रहा हूं, जो टेबल है मेरे सामने, उसमें कौन कौन से गुण आ रहे हैं, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स मेरे एक्सपीरियंस में आ रहे हैं? तो उसका कलर आ रहा है, इसकी स्मेल आ रही है, जिस भी लकड़ी का बना है या पॉलिश जो है इसके ऊपर, इसके चार पैर हैं, वगैरह वगैरह, जो भी इसके एट्रीब्यूट्स हैं, उनको निकालने के बाद, उनको अपने मानसिक रूप से मेंटली निकाल दें, तो जो बचेगा, जिसको हम टेबलनेस कह रहे थे, जिसको हम क्या कहेंगे, उस एसेंस को, टेबल से जो भी चीजें हम सेंस से जानते हैं उसको निकाल दिया मैंने, उसको हम टेबलनेस, या हिंदी में मेजत्व, तो लगा के हम किसी भी चीज के इसेंस को बताते हैं, तो मेजत्व, मनुष्यत्व, नेस लगा के। तो अमूर्त सार या एब्स्ट्रैक्ट इसेंस हैं आइडियाज। तो आइडियाज आर एक्चुअली एब्स्ट्रैक्ट इसेंस। पर ये एब्स्ट्रैक्ट इसेंस होता क्या है, ये अमूर्त सार किसे कहेंगे? तो जो भी हमारे एक्सपीरियंस
में चीजें आ रही हैं, जो 5 सेंस हैं हमारे, सेंस ऑर्गन्स, उनसे हम जो भी जान रहे हैं उसको अगर हम हटा दें तो जो बचता है वो है किसी भी चीज का इसेंस। वह है, उसको हम एब्स्ट्रैक्टली, अमूर्त रूप से जानते हैं। तो ये जो टेबलनेस है, ये हमारे अनुभव की दुनिया जो है, सेंस ऑर्गन्स की जो दुनिया, इंपीरिकल वर्ल्ड जिसको हम कहते हैं, सेंस ऑर्गन्स की दुनिया कौन सी दुनिया है? ये बार बार शब्द आएगा तो मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं, इंपीरिकल वर्ल्ड। जो हमारी अनुभव जगत है, ये टेबलनेस उसमें नहीं रहता, हमारे सेंस में नहीं आएगा। सेंस, हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं जो केवल इंपीरिकल वर्ल्ड को जानते हैं, और इंपीरिकल वर्ल्ड में क्या होते हैं? गुण होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे टेबल में मैंने कहा कलर, इसका रंग, गंध, 4 पैर होना, ये सब इंपीरिकल वर्ल्ड बात है, ये हमारे सेंस से हम जानते हैं, सेंस ऑर्गन से जानते हैं। ये टेबलनेस इसके कहीं बियॉन्ड रहता है अकॉर्डिंग टू प्लेटो। प्लेटो कह रहा है ये टेबलनेस एक दूसरी दुनिया में रहते हैं। ये जो टेबलनेस है, ये जो टेबलनेस है, इसके लिए एक अलग दुनिया है। अलग दुनिया या देश, तो रिलम ऑफ फॉर्म्स या आइडिया में रहते हैं। ये एक अलग दुनिया में रहते हैं, एक अपर दुनिया है जहां पर ये आइडियाज, ये फॉर्म्स, ये इसेंस एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में, एब्स्ट्रैक्ट इसेंस रहते हैं। तो प्लेटो की जो थीरी है, जो फॉर्म्स की थीरी, ये क्या है? ये मैंने आपको समझाया। कई लोगों का डिमांड था कि सर नोट्स भी मिल जाते, तो कुछ तो नोट्स, हम इतनी सारी बात को नोट्स में तो नहीं डाल सकते, पर एक नोट्स बनाया है मैंने, वो आप फटाफट रीड करें कि प्लेटो की थीरीज, प्लेटो का ये फॉर्म, थ्योरी ऑफ फॉर्म है क्या। जल्दी से एक एक सेंटेंस पढ़ो और रुक जाओ, पढ़ो सुबह, थ्योरी ऑफ फॉर्म, प्लेटो। Theory of forms, Plato. The theory of forms or theory of ideas is a philosophical theory, concept, or worldview attributed to Plato that the physical world is not as real, as true, as timeless, absolute, unchangeable ideas. यस, तो जो मैंने समझाया, द थ्योरी ऑफ फॉर्म, द थ्योरी ऑफ आइडिया, एक फिलोसफिकल थ्योरी है प्लेटो की। अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो जो आपको लिखना है एज इट इज आप लिख सकते हैं, इसीलिए लिखा ही गया है कि वो जो आगे की थ्योरी में हम देखेंगे कि इसका एक वर्ल्ड व्यू है। क्या है? नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ो और क्लियर होगा। हम्म। Plato's theory of form asserts that the physical realm is only a shadow or image of the true reality of the realm of forms. यस, So, वो ये कह रहा है, जो मैंने अभी समझाया आपको, कि ये जो वर्ल्ड है, जो इंपीरिकल वर्ल्ड है, वो एक्चुअल में शैडो है, इमेज है। किसका इमेज है? वो इमेज है रिलम ऑफ फॉर्म्स में जो आइडियाज रह रहे हैं, उसका इमेज है। रियल चीज एक्चुअल में सब्सटेंस, आइडिया है। और वो आइडिया कैसे हैं? रिलम ऑफ फॉर्म्स, रिलम ऑफ आइडिया में रहते हैं। और ये जो फिजिकल वर्ल्ड है जो हम जानते हैं, जो ये जो इंपीरिकल वर्ल्ड है, वो उस फॉर्म की शैडो हैं, उसके इमेजेस हैं। तो फॉर्म कैसे हैं? तो वो बता रहा है कि द फॉर्म्स आर एब्स्ट्रैक्ट। जो एब्स्ट्रैक्ट क्या है मैंने अभी समझाया आपको। परफेक्ट, अनचेंजिंग कॉन्सेप्ट और आइडियाज दैट, वो कहाँ है? ट्रांसडेंट टाइम एंड स्पेस। वो ट्रांसडेंट हैं। ट्रांसडेंट का मतलब बाहर,
हमारे सेंस ऑर्गन से बाहर और टाइम एंड स्पेस से बाहर, इस देश और काल से बाहर, देश और समय से बाहर, दे एग्जिस्ट इन द रिलम ऑफ फॉर्म्स। रिलम ऑफ फॉर्म में वो रहते हैं। और ये जो फिजिकल वर्ल्ड है जिसको हम जानते हैं अपने इंपीरिकली, अपने सेंस ऑर्गन से, दे आर ओनली मियरली दे आर शेडो और इमेज। हम प्लेटो में पढ़ चुके हैं इमेज थ्योरी और वगैरह, इसकी कॉपी थ्योरी पढ़ चुके हैं, वही बता रहा है। और क्या कह रहा है वो, पढ़ो। कैसे हैं They फॉर्म्स? are they are non-physical, but they are not in the mind. Forms are extra-mental. A form is an object blueprint of perfection. The forms are perfect and unchanging representation of objects and qualities. तो आप इसको एज इट इज अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे, और एग्जाम में जरूरी नहीं है कि फॉर्म्स आए, थ्योरी ऑफ फॉर्म आए तो सब कुछ लिख दें। कई चीजें रिपीटिशन है, वो इसलिए हैं कि आप नए नए वर्ड्स उससे रिलेटेड समझ पाए। तो दे आर ब्लूप्रिंट। किसके ब्लूप्रिंट है? परफेक्शन के ब्लूप्रिंट हैं ये, उसकी इमेज है। तो ये नॉन फिजिकल हैं फॉर्म्स। नॉन फिजिकल का मतलब मेंटल नहीं है, किसी किसी ह्यूमन के माइंड में नहीं रह रहे। क्योंकि माइंड में रहेंगे तो फिर तो मेरा माइंड तो बदलता रहता है। मैंने आपसे कहा था कि जो भी सेंस ऑर्गन्स में है वो परमानेंसी नहीं है उसमें। मैं जिससे कह रहा हूं कि मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं, वो उस समय का सच है। टाइम बदलते ही, स्पेस बदलते ही बदल सकता है, क्योंकि ये सेंस ऑर्गन्स का ये परमानेंट करेक्टर है। परमानेंट, एक ही चीज परमानेंट है, वो है चेंज। जब भी हम फिजिकल वर्ल्ड की बात करेंगे, सेंस ऑर्गन से जुड़े हुए वर्ल्ड की बात करेंगे, तो उसमें केवल एक ही परमानेंसी है, दैट इज चेंज। नथिंग, कुछ भी परमानेंट नहीं है। जो भी टाइम एंड स्पेस में आता है, जिसमें समय जिसको जिसको चेंज कर सकता है, जगह है जो चेंज कर सकता है, वो सब कुछ फिजिकल रिलम है। और वो इवर चेंजिंग, मतलब हमेशा चेंज होता रहता है। केवल वो क्षण उस समय का सच होता है, वो फ्रिक्शन ऑफ सेकंड। क्योंकि वो भी कहना, 100% कहना वो भी ठीक नहीं है, बट मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, टाइम जैसे ही चेंज होगा, चीजें वैसी की वैसी नहीं रहेंगी, या स्पेस चेंज होगा, या दोनों चेंज होंगे। तो छोटा सच से लेकर बड़ा सच टाइम एंड स्पेस के अकॉर्डिंग है। ये समझना। और इसको क्या कह रहा है वो, कि ये जो रिलम ऑफ फॉर्म है, दे आर नॉन फिजिकल बट दे आर नॉट इन माइंड। क्या कह रहा है फिर, रहते कहाँ हैं भाई, माइंड में भी नहीं रहते तो? दे आर एक्स्ट्रामेंटल। A form is an objective blueprint of perfection. The forms are perfect, unchanging representation of objects and qualities. Different qualities and objects को जो हैं, जो हमारे अनुभव में आते हैं, हमारे, हम जिसको सेंस करते हैं, वो उसी फॉर्म्स के रिफ्लेक्शन, शेडो, कॉपी, यो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस तरह की बात कह रहे हैं। जैसे इस फोटो में हम समझे, एक आइडिया है ब्यूटी का, सुंदरता की, सुंदरता का एक आइडिया है, एक आइडिया ऑफ ब्यूटी है। ये आइडिया ऑफ ब्यूटी कहाँ है? द फॉर्म ऑफ ब्यूटी में है, द रिलम ऑफ ब्यूटी में है। उससे मेरा माइंड उस ब्यूटी को समझता है। किसे कहते हैं ब्यूटी? सुंदरता क्या है? तो कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी, कॉन्सेप्ट शब्द आता है तो जनरली वो माइंड के लिए आता है। तो ये तो हो गया प्लेटो के अकॉर्डिंग। ये ब्यूटी का आइडिया कहाँ रहता है, बताओ जल्दी। कहाँ लिखूं, क्या लिखूं इसमें मैं? The realm of form. रिलम ऑफ आइडिया या फॉर्म।
बट ये कॉन्सेप्ट ब्यूटी का, मेरी समझ, ब्यूटी की मेरी समझ, वो मेरे माइंड में रहती है। और जब मैं इस फिजिकल वर्ल्ड में इंडिविजुअल्स देखता हूं, मैंने एक कलाकृति देखी, एक बर्तन देखा, या कुछ भी कुछ देखा, उसको मैं ब्यूटीफुल कह सकता हूं। मैंने किसी पर्सन को देखा, किसी इंडिविजुअल को देखा, मैन वुमेन, ब्यूटी, उस आइडिया से मैं उसको ब्यूटीफुल कह रहा हूं, क्योंकि ब्यूटी का आइडिया मेरे दिमाग में है, किसे कहते हैं ब्यूटी। मैंने नेचर को देखा, मैंने फूल पत्ती को देखा, जिसपे जो भी मुझे पसंद है, मान लो सूरजमुखी का फूल मुझे बहुत पसंद है, सनफ्लावर, या जो भी। तो इंडिविजुअल ब्यूटीफुल एंटिटीज में जान रहा हूं। और इससे लोअर कैटेगरी में है इसकी इमिटेशन, इसकी भी प्रतिछवि, इसकी भी फोटो। तो मैंने ये बहुत सुंदर एक बर्तन देखा, उसका मैंने तस्वीर देखी। एक सुंदर स्त्री देखी, उसका फोटो देखा। मैंने एक सीनरी देखी, एक्चुअल में मैं कश्मीर गया या कुल्लू गया या कहीं भी गया, वहां मैंने देखा। अब मैंने उसको एक फोटो में देखा। फूल देखा, फूल का मैंने फोटो देखा। imitations of beautiful entities, paintings, photos and other things। इसी को उसने डिवाइडिंग लाइन भी कहा। डिवाइडिंग लाइन में मैंने कहा था ए बी सी डी, कलर चेंज कर ले रहा हूं मैं, ए बी सी डी इमेजेस हैं, शेडो हैं, मेरा कोई इल्यूजन है किसी चीज को लेकर, उससे बेटर है बी वाला, उससे बेटर सी, और सबसे अच्छा है रिलेम ऑफ आइडिया वाला। तो ये बात मैंने आपको यहाँ पे लिख दी है, ये वैसे भी रिकॉर्डिंग में भी आ गया होगा, और आप इसको नोट भी कर सकते हैं। आप कहेंगे तो मैं जो रिकॉर्डिंग के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इसको डाल दूंगा, जो डिस्क्रिप्शन रहता है वीडियो का, उसको आप देखा करें। मैं उस डिस्क्रिप्शन को लगातार चेंज करता रहता हूँ। तो आप जब भी यूट्यूब पे वीडियो देखें, तो डिस्क्रिप्शन को जरूर एक बार देख लें। पहले देख भी चुके हों फिर भी देखें, क्योंकि वो हो सकता है मैंने कुछ इसमें चेंज किया हो। तो यहां तक बात सबके समझ में आई? जल्दी बताओ। सर एक क्वेश्चन है। हम्म। सर जो ये कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी है, ये हर एक इंडिविजुअल के लिए अपने अपने परसेप्शन पे बेस्ड है। बट सर नहीं, जो ये ये प्लेटो में सबके पर बेस नहीं है। जो ब्यूटी है एक लॉ है, एक नियम है। जो ब्यूटी है वो कुछ नियम है, रूल्स को जानो पहले, और जानते ही आप ब्यूटीफुल कहते कैसे हैं जान जाएंगे। ये मैथमेटिक्स की तरह है। जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था कि जो कई फिलोसफर्स हैं जिन्होंने कहा, मैं अभी केवल प्लेटो की बात नहीं कर रहा, कई फिलोसफर हैं जिन्होंने कहा कि इस पूरे वर्ल्ड को, पूरा वर्ल्ड मैथमेटिकल है। और उसका मैंने एक मजाक में उसका एग्जाम्पल भी दिया था कि जो सुपर 30 मूवी है, उसमें वो उसकी प्रेमिका है, उसको वो उसके लिए गाना गाता है, शायद फिल्म के शुरुआत में ही है। और उसमें बताता है कि ब्यूटीफुलनेस, उसके उसके चेहरे पे ब्यूटी नहीं है, जो रेशियो होना चाहिए वो नहीं है, अकॉर्डिंग टू जो जो भी पात्र हीरो है। तो वो जो रेशियो है वो मैथमेटिक्स है। और जो रैशनल फिलोसफर हैं, जिनका जो मैथमेटिक्स के बेस पर, ज्योमेट्री के बेस पर पूरी दुनिया की व्याख्या करते हैं, पूरे रियलिटी की व्याख्या करते हैं, उनका कहना है कि सब कुछ अकॉर्डिंग टू लॉ है और हर चीज के लिए नियम बंधे हैं, नियम को जानना। तो यहाँ पर ये कोई परसेप्शन वाला माइंड में ब्यूटी नहीं है, ये उस ब्यूटीफुल के नियम को जानने वाला माइंड है, जिसके लिए एक ऑब्जेक्टिव है, ये सब्जेक्टिव नहीं है। ओके। तो सर ठीक है, वो समझ में आया कि जो यहाँ पे फॉर्म ऑफ ब्यूटी की बात हो रही है वो लॉ बेस्ड है, वो मैथमेटिकल बेस्ड है, वो सिर्फ हम्म। परसेप्शन पे नहीं है। तो सर जब हम्म। वो फिल्टर होके हमारे पास आएगी, मतलब जब हम वो फॉर्मूला समझेंगे ब्यूटी का एक्चुअल क्या है, उसके हम्म। बेसिस पे हम समझ पाएंगे इंडिविजुअल लेवल पे कि वो क्या है। हम्म। मतलब सर जो ब्यूटी का जब कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी आएगा तो वो भी हम्म। सबके लिए एक जैसा होगा, बिकॉज ये मैथ के सबके लिए एक प्रिंसिपल। जैसा होगा, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। ब्यूटी को समझने का मतलब है उस यूनिवर्सल ब्यूटी को जान लेना, जिसको ब्यूटी कहते हैं। और एक जाने
या कोई भी जाने, वो एक ही चीज है ही। ठीक है, उसमें सब्जेक्टिविटी नहीं है। सब्जेक्टिविटी तब होती जब ये ऊपर की कोई दुनिया ना होती, कोई रूल्स का कोई दुनिया ना होती, सब लोग अपने परसेप्शन से रूल बनाते। तो परसेप्शन से रूल बनाएंगे तब तो वो इम्प्रेसिस्ट हो जाएंगे। तब तो वो जो सोफिस्ट थे, सोफिस्ट तो थे ही, यही बात तो वो कह रहे हैं कि सबके माइंड में होता है। सब लोग अपना कॉन्सेप्ट बनाते हैं अपने माइंड से, और कुछ यूनिवर्सलिटी जैसी कोई चीज नहीं होती। सबके एक्सपीरियंस अलग हैं, तो सबके सच अलग हैं। ठीक है, ओके सर। सभी को समझ में आए बात? ठीक है ना? तो इस तरह से हमने प्लेटो क्या कह रहा है ये मैंने आपको बताया। तो प्लेटो क्या कह रहा है, मैंने अभी आपको टेबल का एग्जांपल दिया। टेबलनेस कहाँ गया? ये टेबलनेस वाली बात की, मेजत्व वाली। अब हम इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, और मैं आपको बता रहा हूं कि क्या कह रहा है ये प्लेटो। प्लेटो कह रहा है कि रिलम ऑफ फॉर्म में रहता है या होता है टेबलनेस। टेबलनेस कहाँ है? रिलम ऑफ फॉर्म्स में, एक आइडिया या फॉर्म की दुनिया में रहता है। और इससे जो मेरे सामने जो भी मेरे अनुभव में टेबल है, T1 मान लेते हैं, T2 मान लें, T3 मान लें, T4 मान लें, ये डिफरेंट जो टेबल हैं, ये डिफरेंट टेबल्स हैं। ये है टेबल, ये है टेबल, ये सारे टेबल्स हैं। इनका जो क्रिएशन है, ये क्रिएशन है और ये क्रिएटर है। इनसे बने हैं ये टेबलनेस। वो एब्स्ट्रैक्ट रूल्स हैं जो किसी मैटर के साथ जुड़ते हैं तो उसको टेबल बना देते हैं। टेबलनेस वो रूल्स हैं जो मैटर के साथ जुड़ेंगे तो वो मैटर टेबल कहलाएगी। एक पत्थर से जुड़ा, मैंने आपको लास्ट प्लेटो पढ़ाते समय चेयर बताया था, तो मैंने कल्पना की कि सबसे पहले जो चेयर बना होगा, तो जंगलों में भटक रहा है इंसान, जब इंसान इंसान बना ही था, होमोसेपियंस सेपियंस बना ही, तो कहीं बैठने की जगह देखी होगी, तो कोई ऊंची जगह जहां पे पैर थोड़े पूरी तरह ना मुड़े, और एक प्रोटोटाइप का टेबल या चेयर बना होगा जिस पे बैठा होगा वो। तो मैटर के साथ, जो हमारा ये मैटर है, फिजिकल वर्ल्ड है, उससे ये रूल जुड़ जाएगा, ये नियम जुड़ जाएगा, तो वो चीज वो हो जाएगी। या ह्यूमननेस होता अगर, तो उससे जुड़ता कोई मैटर तो ह्यूमननेस होता। ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं, ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड, आइडिया और फॉर्म्स आर क्रिएटर। तो प्लेटो के लिए सबस्टेंस कौन सा होगा इन दोनों में से? ऑफ कोर्स ये होगा टेबलनेस, वो आइडिया। तो अकॉर्डिंग टू प्लेटो, द्रव्य, सब्सटेंस कौन है? क्रिएटर, जो क्रिएट करते हैं, क्रिएटर्स हैं, निर्माता हैं, जो निर्माण करते हैं। और जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वस्तुएं हैं, जो भी, जैसे यहाँ पे टेबल, ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड, ये निर्माण है। तो सब्सटेंस क्या है? सब्सटेंस वो है जो क्रिएटर है। टेबलनेस है यहां पर सब्सटेंस, जिससे क्रिएट हुआ है टेबल। ये जो टेबलनेस है, रिलेम ऑफ फॉर्म में है, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स के बियॉन्ड है, टाइम एंड स्पेस के बियॉन्ड है। यही बात है ना? सब कुछ समझ में आ रहा है ना सभी के? सब लोग बताओ। बियॉन्ड
सेंसेस। बताओ भाई। बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। फॉर्म्स किसी दूसरी दुनिया में रहते हैं। नीचे की सामग्री जो है, नीचे का जो मैटर है, इससे जुड़ते हैं। इसीलिए इनको क्या कहा था उसने? आर्किटाइप। याद है क्या कहा था इस फॉर्म को? सांचा। सांचे से, एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री में कोई सांचा है, आर्किटाइप है, उस सांचे में मैटर आता जाएगा और उसी तरह का होता जाएगा। उसी की वो प्रतिलिपि, उसी का वो कॉपी, वैसा ही होता जाएगा। तो आर्किटाइप क्या क्या है? जैसे एक आर्किटाइप है, जहां समझ में ना आए पूछिए। आर्किटाइप क्या क्या हो सकता है? जैसे ह्यूमननेस, जैसे चेयरनेस, टेबलनेस वगैरह वगैरह। तो उस सांचे में, उस आइडिया में, उस रूल में, उस नियम में जुड़ते जाएगा मैटर, जुड़ता जाएगा और नया नया मैटर बनता जाएगा। बट ये दोनों अलग अलग दुनिया में हैं। दुनिया की सारी चेयर खत्म हो जाए, तब भी चेयरनेस खत्म नहीं होगा, उसका आइडिया खत्म नहीं होगा, क्योंकि वो रिलम ऑफ फॉर्म में, आइडिया में वो है। तो प्लेटो के लिए सबस्टेंस क्या है? वो रिलम ऑफ आइडिया में रहने वाले रूल्स, आइडियाज, फॉर्म्स। तो सबस्टेंस ये है अकॉर्डिंग टू प्लेटो। तो सबस्टेंस की अगर हम एक डेफिनेशन देखें, सबस्टेंस, ये आपको बताना है क्या क्या होता है सबस्टेंस, मैं वही लिखता चला जाऊंगा। तो मुझे 3 4 पॉइंट बताओ इसके, क्या लिखें? बताओ। कोई भी बोल सकता है, बोले। अभी जो मैंने बताया, क्या लिखूं? व्हाट इज सबस्टेंस? So fundamental unit of reality. यस। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ रियलिटी। और Sir, it is partless, basic and simplest unit of यस, reality. सिंपलेस्ट एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ रियलिटी। सिंपलेस्ट एंड फंडामेंटल। फिर आगे, जो क्रिएटर हो, जो निर्माता हो, जो खुद ना बने, बनाए। टेबलनेस बनाता है टेबल्स को। तो जो निर्माता हो, जो क्रिएटर हो, और उससे हो निर्माण, जो निर्माण हो, उसका कारण हो, वो है सबस्टेंस। तो जो निर्माता हो, खुद ना बने बल्कि बनाए। तो क्रिएटर और क्रिएशन वाला जो मैंने बताया, लिखते चलो। क्रिएटर्स, इससे बनेंगे क्रिएशन। और क्या बताया? और बताया मैंने, जो एट्रीब्यूट्स को रखते हैं, मतलब सब्सटेंस आर सबस्ट्रेटम। 10th में पढ़ा होगा आपने सबस्ट्रेटम, बायोलॉजी में। सबस्ट्रेटम ऑफ एट्रीब्यूट्स। गुणों को जो धारण करता है, जिसमें गुण होते हैं, जो गुणों का आश्रय हो, सबस्ट्रेटम हो, वो है सबस्टेंस। तो जिससे पूरी सत्ता की व्याख्या हो,
जो सत्ता की सरलतम और मूलभूत इकाई हो, जो निर्माता हो, खुद न बने बल्कि बनाए, जो गुणों का आश्रय हो, सबस्ट्रेटम ऑफ एट्रीब्यूट हो, वो है सबस्टेंस। अब हम देखते हैं, क्या ये सारी बातें जो सबस्ट्रेटम के जो हमने सबस्टेंस के बारे में पढ़ा, क्या प्लेटो के आइडियाज फुलफिल करते हैं? प्लेटो का जो द्रव्य सिद्धांत है, प्लेटो का जो सब्सटेंस थ्योरी है, वो क्या ये सारे रूल्स को फॉलो करते हैं? क्या उनसे हम सारी रियलिटी की, सारे तरह की एग्जिस्टेंस की व्याख्या, उनका एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो उसमें कोई कमी नहीं है, और अगर उनसे हम कुछ चीजों की व्याख्या नहीं कर सकते तो वो कमी है। और उस कमी को दूर करने के लिए कोशिश होगी, उस कमी को दूर करने के लिए अरिस्टोटल अपनी कोशिश करेगा। तो देखते हैं कि ये जो हमने सब्सटेंस के लिए कहा कि भाई ये हमारा क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया जो फुलफिल कर दे उसको बोलिए आप सब्सटेंस। अगर उसमें से कोई भी एक चीज कंप्लीट नहीं कर पा रहा, सारी सत्ताओं की व्याख्या नहीं कर पा रहा, सारी रियलिटी को एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहा, सारी रियलिटी के करेक्टरिस्टिक्स को या फीचर्स को नहीं बता पा रहा, अगर नहीं बता पा रहा तो फिर आपका ये सब्सटेंस जिसको भी आप कह रहे हैं, प्लेटो यहाँ आइडिया को कह रहा है, फॉर्म्स को कह रहा है, फिर वो गड़बड़ है, फिर वो कमी है उसमें। देखते हैं। तो एग्जाम में भी आप ऐसा कर सकते हैं, मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको पढ़ा रहा हूं। आप डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं जो मैंने बताया, डिवाइड करें और एक तरफ लिखें करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडिया और फॉर्म, जो प्लेटो ने कहा। तो प्लेटोज करेक्टरिस्टिक characteristics of characteristics of idea और फॉर्म, ऐसे ही आप बना लीजिएगा। दूसरी तरफ क्या करेक्टर होना चाहिए रियलिटी का, सब्सटेंस का, तो दूसरी तरफ लिख लें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रियलिटी, या आप ऐसे लिख सकते हैं फीचर्स ऑफ रियलिटी, फीचर्स ऑफ रियलिटी और सब्सटेंस। देखें, एक एक करके देखते हैं। क्या अभी आपने देखा, ये मैंने दोबारा पढ़ा दिया है पूरा। आप बताइए, पहला करेक्टर आइडिया का, फॉर्म का क्या है? फॉर्म का, या हम पहले यहां से करते हैं सब्सटेंस का। मैं जानबूझ के वो बातें लिख रहा हूं जो इसमें नहीं है, जो प्लेटो फुलफिल नहीं कर पाएगा। मैं यहां से शुरू कर रहा हूं। इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरी रियलिटी में एक चीज है, चेंजेस। हम लगातार चेंजेस को देखते हैं, हम परिवर्तन को देखते हैं। परिवर्तन का इस जगत में एक आइडिया है। मैं परिवर्तन देख रहा हूं। मैं अपने आप को, एक छोटा बच्चा, एक युवा, एक प्रौढ़, अपने आप को बदलते देख रहा हूं। एक छोटा सा बीज, पौधा, पेड़, लगातार तो बदलते देख रहा हूं। तो चेंज तो है इस फिजिकल वर्ल्ड में, बट चेंज का कोई आइडिया नहीं है। आइडिया हमेशा कैसे हैं? आइडिया का क्या बताया था अभी हमने पढ़ा? आइडियाज आर, जल्दी बताओ। इटर्नल सर। नॉन चेंज का करेक्टर है इनमें। नॉन चेंज चीज चेंज के बारे में बता ही नहीं सकती।
तो सबसे पहली कमी तो चेंज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे आइडियाज जो प्लेटो के आइडिया हैं, क्योंकि चेंज जैसा, और चेंज तो हम देखते हैं, हमारे एक्सपीरियंस में आता है, हम लगातार चेंज देख रहे हैं। और चीजें कॉमन हैं, बट मैं जानबूझ के वो चीजें ले रहा हूं जो यहाँ एक्सप्लेन नहीं हो पा रही हैं। हम लगातार मोर्टेलिटी को देखते हैं, हम क्षय देखते हैं, नस्वरता देखते हैं, चीजें नस्वर लगातार खत्म हो रही हैं, क्षय हो रही हैं। मॉर्टेलिटी इस फिजिकल वर्ल्ड की एक सच्चाई है, बट प्लेटो के अकॉर्डिंग, जो प्लेटो का करेक्टरिस्टिक है आइडिया का, वो इमॉर्टल है, आइडियाज आर इमॉर्टल या इम्यूटेबल। लिखते चलना, आइडियाज आर इम्यूटेबल, बट हम कैसे एक्सप्लेन करें इन इम्यूटेबल आइडियाज से मॉर्टेलिटी को? नहीं कर सकते। फिर हमारा सारी समझ, मैंने अभी आपसे कहा, हमारी सारी समझ, हमारे सारे कस्मे वादे टाइम एंड स्पेस पे हैं। स्पेस एंड टाइम का असर हर चीज पे पड़ता है जो भी इस फिजिकल वर्ल्ड में है। चल क्यों नहीं रहा? अच्छा, हैंग हो गया। टाइम एंड स्पेस का असर टाइम एंड स्पेस से बियॉन्ड तो कुछ भी नहीं है। टाइम एंड स्पेस का असर हम देखते हैं।
आवाज आई क्या मेरी? अब आई। यस सर, अब आ गई। अरे यस सर। ये तो विंडोज का मेरा रिलेशन अच्छा कभी नहीं रहा। ये लिखने का इसमें टच है, लिखने के लिए आसान होता है तो हैंग हो जाता है, पूरा फ्लो टूट जाता है पढ़ाने का फ्लो। खैर, तो मैंने कहाँ तक बता दिया, कमी कहाँ तक बताई मैंने? मैं एक बार जल्दी से रिपीट कर रहा हूँ। मैंने बताया अगर हम करेक्टरिस्टिक्स दोनों का बनाएं, एक एक चार्ट बना लें कंपेयर करने के लिए, तो करेक्टरिस्टिक ऑफ रियलिटी या सबस्टेंस होना चाहिए या है, हम देखते हैं चेंजेस, मोर्टेलिटी, स्पेस एंड टाइम का इम्पैक्ट, इनन्यूमरेबल थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स एंड पर्टिकुलरिटी। इसके एवज में, इसके अगेंस्ट जो फॉर्म है प्लेटो के आइडियाज हैं, वो चेंज की जगह नॉन चेंज हैं, मॉर्टल की जगह इमॉर्टल या इम्यूटेबल हैं, टाइम एंड स्पेस की जगह वो ट्रांसडेंटल हैं, वो इनन्यूमरेबल की जगह वन है, वहां पर पर्टिकुलरिटी की जगह यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सलिटी है। वो चेंज, मोर्टेलिटी एंड टाइम एंड स्पेस की का एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहे। ये कमी है प्लेटो में। इसी के सुधार के लिए आएगा अरिस्टोटल। तो कमी क्या है, ये बात सबके समझ में आई? मैं सुधार पे आऊं? कुछ पूछना है तो पूछो। पूछिए। हाँ, सुबह आपने हैंड रेज किया, बताइए। सर मुझे बस वही पूछना था कि जो आइडिया है, जैसे हम एक तरफ बात कर रहे हैं रेलम ऑफ आइडिया की, एक तरफ बात कर रहे हैं उसकी प्रोजेक्शन की, मतलब रियलिटी की। तो सर हम्म आइडिया तो हर तरह से, मतलब आइडिया तो हमेशा ही नॉन चेंजेबल रहेगा ना, मतलब जो उसका रियलिटी में जो प्रोजेक्शन है सिर्फ वही चेंज हो रहा है। तो चेंज, चेंज चेंज को को जानने के जानने। लिए अगर हर चीज हम चेंज, अगर हर हर चीज हम आइडिया आइडिया। से जानते हैं। हेलो। ओके, कहने का मतलब है कि जैसे रियलिटी चेंज हो रही है वैसे आइडिया भी चेंज होना देखो ध्यान से सुनो। एक आवाज ही गूंज रही है। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? है। यस सर। ओके, देखो ध्यान से सुनो। कोई भी नॉलेज हमें आइडिया से होता है, फॉर्म से होता है, अकॉर्डिंग टू प्लेटो। और आइडिया खुद अनचेंज रहते हैं। तो डिफरेंट चेंज को हम कैसे जानेंगे? उसके लिए कोई आइडिया होना चाहिए ना। जब हर चीज हम आइडिया से जानते हैं, फॉर्म से जानते हैं, तो बताओ। यस सर। जब हर चीज का नॉलेज केवल आइडियाज कराते हैं, फॉर्म कराता है, और इसी तरह मैंने पेन देखा तो पेननेस का नॉलेज हो गया, मैंने घोड़ा देखा तो हॉर्सनेस से मुझे हॉर्स का नॉलेज, हर चीज के लिए आइडिया है। तो जो चेंज मैं देख रहा हूं, ये मैं देख रहा हूं होता है, मोर्टेलिटी मैंने देखता हूं मैं, चीजों को खत्म होते देख रहा हूं मैं। मोर्टेलिटी को मैं कैसे जानूं? इसके लिए कोई आइडिया होना चाहिए। बट, और इसका आइडिया भी वैसा ही होना चाहिए, तभी तो उसी चीज को रिफ्लेक्ट करेगा। तो मोर्टेलिटी का आइडिया कोई मॉर्टल चीज सी, कोई कॉन्सेप्ट होगा जो कि है ही नहीं। तो चेंज जानने के लिए मुझे एक आइडिया ऑफ चेंज चाहिए, जो कि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आइडियाज तो खुद नॉन चेंजेस होते हैं। वो चेंज बताएंगे कैसे? जो जिस क्लास का है ही नहीं, उस क्लास को रिप्रेजेंट कैसे करेगा? घोड़े का जो क्लास है, जो हॉर्सनेस है, वो घोड़े की क्लास को, हॉर्स की क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि हॉर्स वाले एलिमेंट हैं उसमें। तो चेंज वाले एलिमेंट के लिए भी तो कोई चाहिए, एक आइडिया चाहिए जो चेंज होता रहे, जो चेंज को रिफ्लेक्ट करे। बट ऐसा कोई आइडिया ही नहीं है, क्योंकि आइडिया तो नॉन चेंज है। बात समझ में आई? ओके सर।
हम टाइम एंड स्पेस में चीजों को कैसे समझें, क्योंकि टाइम एंड स्पेस में तो ये जो आइडिया है ही नहीं, है तो ट्रांसडेंटल है अपने आप में। तो मेरा जीवन तो चलता है टाइम एंड स्पेस में। मैं मॉर्टेलिटी को एक्सपीरियंस करता हूँ, मैं चेंज को एक्सपीरियंस करता हूँ, बल्कि मैं ह्यूमननेस को कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, मैंने ह्यूमन को एक्सपीरियंस किया जो लगातार बदल जाता है, हर मिनट बदल जाता है वो, हर मिनट वो मॉर्टेलिटी की तरफ जा रहा है, नश्वर हो रहा है, क्षय हो रहा है। क्षय मतलब डिके। वो टाइम एंड स्पेस में होता है, और इन सब के लिए कोई भी आइडिया नहीं है प्लेटो के पास। तो प्लेटो हमेशा यूनिवर्सलिटी की, किसी चीज के यूनिवर्सल होने की व्याख्या तो कर रहा है, बट पर्टिकुलरिटी की नहीं कर रहा। मैंने बताया था, वो ये तो बता रहा है कि ह्यूमन होते हैं, बट भैया ह्यूमन में गांधी और हिटलर दो अलग अलग टाइप के ह्यूमन हैं। मैंने लास्ट क्लास में बताया, कृष्ण और दुर्योधन दो हैं, दोनों में एक चीज कॉमन है कि दोनों ह्यूमन है, बात सच है। पर दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। इसमें जो वैरायटी है, पर्टिकुलरिटी है, दुर्योधन का दुर्योधन होना, कृष्ण का कृष्ण होना, इसके लिए तो आपके पास कोई आइडिया ही नहीं है। आप तो ह्यूमन का आइडिया है आपके पास। इतने से काम नहीं चलता। ये तो बहुत ब्रॉड आपने बता दिया। तो आप फॉर्म बता रहे हैं, यूनिवर्सलिटी बता रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट बता रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। आधा आधा काम हो गया मेरा। मैं समझ गया कि मैं कैसे समझूं। एक दो चेयर देखकर, दो चेयर मैंने देखे, पहली बात तो आप एक चीज की व्याख्या नहीं कर पाते, सिंगल चीज की कम से कम दो होने चाहिए। दो से फिर मैं उनके इसेंशियल करेक्टर निकाल लेता हूं, उसको कहा जा रहा है कि ये एब्स्ट्रैक्ट इसेंस है, ठीक है। अब उससे मैं चेयरनेस समझते ही दुनिया भर के सारे चेयर्स को समझ जाता हूं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये आधा आधा सच है। मैं अपरिवर्तन को समझ गया, जो कभी बदलता नहीं है। चेयरनेस नहीं बदलेगा, ह्यूमननेस नहीं बदलेगा, बट पर्टिकुलर को मैं कैसे जानूं। एक ह्यूमन देखा, इसके दोनों हाथ दोनों पैर नहीं है, फिर भी हम उसको कह तो ह्यूमन रहे हैं, बट ये उस ह्यूमन से तो अलग है ना, जो एक परफेक्ट ह्यूमन है। परफेक्ट मतलब जिसको नॉर्मल ह्यूमन है, मतलब हाथ पैर वाला। इसको नहीं बता पा रहे आप, क्योंकि इसके लिए आइडिया ही नहीं है। तो चेंज का आइडिया नहीं है, मोर्टेलिटी का आइडिया नहीं है। चलो चलने लग गया। और ये डिस्प्ले हो रहा है ना, ये बोर्ड डिस्प्ले हो रहा है। यस सर, हो रहा है। हम्म, तो ये कमी दिखा रहा है इसी का शिष्य अरिस्टोटल। और अरिस्टोटल कह रहा है, गुरुजी ने बहुत अच्छा बताया, बट बात पूरी नहीं बताई। पूरी बात मैं बताता हूं। वो कह रहा है कि ये बात पूरी नहीं हो सकती, इसमें आधी व्याख्या हो रही है। तो अगर सब्सटेंस हो, ये सब्सटेंस था किसका? एरिस्टोटल का, सॉरी प्लेटो का। एरिस्टोटल कह रहा है कि अगर सब्सटेंस है, जो द्रव्य होगा, वो द्रव्य में दो चीजें होंगी, या दोनों चीजों की व्याख्या करना चाहिए, ध्यान से समझना। द्रव्य, जो सब्सटेंस है, वो एक तो फॉर्म होना चाहिए, जो कि है प्लेटो में। फॉर्म्स मतलब आकार, यानी कि सामान्य, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट जो कि है। एक और चीज होनी चाहिए, और इन दोनों का योग, इन दोनों का जोड़ होना चाहिए सब्सटेंस। वो चीज हो, मैं भी जानबूझ के यहाँ नहीं लिख रहा, यहाँ क्या होगा वो आप बताना। जो भी हो, वो सब चीजों को बताए। वो बताए चेंज को बताए, चेंज
को एक्सप्लेन कर सके, डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन कर सके, मोर्टेलिटी को कर सके, वो पार्टिकुलरिटी को कर सके। इन सबको जो एक्सप्लेन कर सके वो भी होना चाहिए, और वो है मैटर। वो है मैटर। तो सब्सटेंस है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। अब हम एरिस्टोटल की बात कर रहे हैं, जो फॉर्म और मैटर दोनों से मिलकर बना है। मतलब अगर मैं कहूं वाटर सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, तो वो कहेगा सब्सटेंस आर फॉर्म मैटर। द्रव्य सब्सटेंस आकारिक, आकारिक जड़ हैं। जड़ मतलब जड़ पदार्थ, मैटर। सब्सटेंस आर फॉर्म मैटर। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका फायदा क्या होगा, आप यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नियम की व्याख्या भी कर पाएंगे और उन पर्टिकुलर्स की व्याख्या भी कर पाएंगे जहां पे चेंज है, डाइवर्सिटी है, मोडालिटी है, पर्टिकुलरिटी है। तो सब्सटेंस आर नॉट ओनली फॉर्म्स, दे आर फॉर्म मैटर, आकारिक जड़। तो इन दोनों को जोड़ देना है। अगर ऐसा करते हैं तो जो कमी रह गई थी वो पूरी हो जाएगी। मैं ह्यूमननेस जान के एक क्लास को जान गया, ह्यूमन क्लास को, और श्याम, मोहन, मोहम्मद, सुहेल, ये मैं पर्टिकुलर को भी जान गया। अगर मैं मैटर, तो दोनों को मिला देना होगा। तो फिर ध्यान से सुनो क्या डिफरेंस है। जहां प्लेटो कह रहा था एक मिनट, जरा गला फिर से अटक रहा है। जहां प्लेटो कह रहा था, यूनिवर्सल की बात कर रहा था, यूनिवर्सलिटी मतलब वही फॉर्म की, आइडिया की, जो यूनिवर्सल सब जगह है, सामान्य जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो यूनिवर्सल है, और उस पर्टिकुलर उस यूनिवर्सल से, जैसे ह्यूमननेस है, उससे मैन वन, मैन टू, राम, श्याम, मोहन, कुछ भी लिख लो, M3, M4, मनुष्य वन, मनुष्य टू, थ्री, फोर, जितने भी हैं उनको, वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, वो कॉपी हैं इस यूनिवर्सल के। तो इन दोनों में प्राइमरी है, प्राथमिक है, इन दोनों में यूनिवर्सल, प्राथमिक है आपका यूनिवर्सल, और ये हैं सेकेंडरी, ये बाद में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तभी तो देखो प्लेटो का मेथड क्या था, डिडक्शन, निगमन। इसमें हम यूनिवर्सल को जानते हैं और यूनिवर्सल से पर्टिकुलर की तरफ आते हैं। मैन आर मॉर्टल, ये हम जानते हैं। फिर हम जानते हैं राम, सेकेंड लाइन होती है राम इज अ मैन, मींस राम इज अ मॉर्टल। तो हम पहले एक कोई यूनिवर्सल लॉ देखते हैं और उससे पर्टिकुलर तक पहुंचते हैं। ये जो लॉजिक का तरीका है, इसको बोलते हैं डिडक्शन मेथड, निगमन विधि। निगमन विधि में
एक यूनिवर्सल ट्रुथ या एक ऐसी बात जो इन्नेट आइडिया से आता है, जो हम जानते ही हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ है, उससे एक पर्टिकुलर ट्रुथ पर आते हैं। मैं कहूं कि आप लोग बातें समझ रहे हैं ना सारी? जहां समझ में ना आए चुपचाप नहीं रहना है, पूछना है। पूरी क्लास इंटरेक्टिव ही रहनी है। तो ये था मेथड यूनिवर्सल से पर्टिकुलर की तरफ, मैननेस से एक मैन, दूसरे मैन, तीसरे मैन, चौथे मैन की तरफ। ये था प्लेटो। वहीं पर एरिस्टोटल क्या कह रहा है, दोनों में क्या डिफरेंस है? एरिस्टोटल कह रहा है वहीं पर एरिस्टोटल कह रहा है कि भाई देखो, ये जितने आपके पर्टिकुलर हैं, ये M है, ये M2 है, ये M3 है, ये M4 है, इन सब के अंदर मैननेस है, बट वो यही है। पर्टिकुलर्स जो हैं, विशेष जो हैं, वो हैं प्राइमरी, प्राथमिक, और कहीं अलग कोई दुनिया में उनका इसेंस नहीं रहता। इसेंस और पर्टिकुलर एक साथ रहते हैं, और जितने पर्टिकुलर हैं सबका अपना अलग इसेंस है। ये जो पर्टिकुलर टेबल है जिसे मैं यूज कर रहा हूं, इसका इसेंस कोई टेबलनेस, कोई एक टेबलनेस नहीं है जो दुनिया के टेबलनेस है। वो जिस तरह का भी टेबल है, जहां पर ये स्क्रैच लगा हुआ है, जहां पर जैसा भी है, ये इसी मैटर में है। मैटर प्लस फॉर्म एक साथ है, अलग अलग जगह नहीं है। तो ये मैन होना सबके अंदर है विथ मैटर। पूरी मेटाफिजिक्स को चेंज कर दी एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल कह रहा है कि सब्सटेंस जड़ में आकार है, मैटर में फॉर्म है। मैटर और फॉर्म एक साथ हैं, कोई अलग दुनिया है और ऐसा कुछ नहीं है। जितने मैटर हैं, ये मेरा जो हाथ में जो पेन है, वो पर्टिकुलर पेन इसका पेननेस के साथ है, इसका कोई पेननेस अलग से नहीं है, और इसीलिए वो दूसरे पेन से अलग है, क्योंकि इसका आइडिया, इसका आकार भी इसी के साथ है, इसी के अंदर है। तो सबस्टेंस कितने हैं? जितने भी चीजें हैं सब सबस्टेंस हैं। जितनी भी चीजें हैं सारी की सारी सबस्टेंस हैं। यूनिवर्सल पर्टिकुलर से अलग नहीं है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। तो हम क्या बात कर रहे हैं? मैंने कहा कि एरिस्टोटल ने प्लेटो की मेटाफिजिक्स को चेंज कर दिया। चेंज करके अब क्या है? अब जो एरिस्टोटल की मेटाफिजिक्स है, वो यूनिवर्सल और पर्टिकुलर अलग अलग नहीं है। जहां प्लेटो के यूनिवर्सल प्राइमरी थे, मैटर सेकेंडरी था, उसकी छाया या इमेज थी, वहीं अब एरिस्टोटल के जो पर्टिकुलर हैं वो प्राइमरी हैं, और किसी की छाया वाया कुछ नहीं है, वो अपने आप में यूनिक हैं। तो पर्टिकुलर आर, मैं जो लिख रहा हूं दिख रहा है आपको? आवाज आवाज आ रही है? दिख रहा है? यस सर। जी सर। यूनिक हैं। तो राम राम है, रावण रावण है,
मोहन मोहन है, मोहम्मद मोहम्मद है, सुहेल सुहेल है। और वो उसका सुहेलनेस, मोहम्मदनेस, रामनेस के साथ है, वो कोई अलग अलग दुनिया में नहीं है। तो एरिस्टोटल सब्सटेंस क्या है? प्लेटो होता तो कहता कि वो फॉर्म है, वो एब्स्ट्रैक्ट इसेंस है। वो कह ये कहेगा कि नहीं सर, इसमें आप आधी ही व्याख्या कर पाएंगे, आधी रियलिटी की। आप यूनिवर्सलिटी की और सर्टेनिटी की, पर्टिकुलर इस सब की व्याख्या कर पाएंगे, आप लॉ की व्याख्या कर पाएंगे, रूल्स की कर पाएंगे, लेकिन आप चेंज की नहीं कर पाएंगे। इसलिए सब्सटेंस में होना चाहिए क्या? पर्टिकुलर प्लस यूनिवर्सल। सब्सटेंस होने चाहिए मूर्त विशेष, द्रव्य मूर्त विशेष हैं। पर्टिकुलर आप रखेंगे तो पर्टिकुलर रखते ही सारे चेंजेस को बता पाएंगे। यूनिवर्सल तो रख ही रहे हैं, इससे आप अनचेंज को बता पाएंगे। मैंने कहा कि मैं लगातार बदला भी हूं, जब मैं छोटा बच्चा था, आज मैं प्रौढ़ हूं, लगातार बदला हूं, बट इसमें एक चीज नहीं भी बदली है, मेरा ह्यूमननेस, मेरा मनुष्य होना नहीं बदला। तो मैं कुछ चीजें अनचेंज हैं, वो यूनिवर्सल से व्याख्या हो जाएगी, मेरा ह्यूमननेस कभी नहीं बदला। बट जो चेंज है वो पर्टिकुलर्स, तो मेरे में और एक दूसरे पर्सन में कॉमन है ह्यूमननेस, चेंज है मैटर। मैं एक अलग मटेरियल है, मेरी मेरी एक अलग मटेरियल से बना हूं मैं, जिसकी वजह से रंग मेरा डार्क है, कद मेरा छोटा है, मैं मोटा हूं, जो भी है वो पर्टिकुलर की वजह से है, वो मैटर की वजह से है। पर इन सब के बावजूद मैं ह्यूमन हूं, और जो बहुत लोगों के साथ कॉमन है, मतलब अपने क्लास में वो कॉमन है। तो यूनिवर्सल एंड पर्टिकुलर दोनों मिलकर होना चाहिए। इन शॉर्ट, प्लेटो ने एरिस्टोटल के फॉर्म को मैटर के साथ जोड़ दिया और कहा कि जो सब्सटेंस है, द्रव्य है, वो जड़ में आकार है, वो पर्टिकुलर में फॉर्म है, वो मैटर में फॉर्म है। ये बात कही। तो मैंने अभी आपको समझाया इस लास्ट सेक्शन में कि एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग सब्सटेंस क्या है, जिससे सारी व्याख्या हो सकती है रियलिटी की। जिसको सत्ता बोला जा रहा है, सारी सत्ताओं की व्याख्या हो सकती है, चाहे वो सत्ता चेंज हो रही हो या सत्ता अनचेंज हो। दोनों को मिला के इसने अपनी थ्योरी को कहा कि ये है मेरी थ्योरी ऑफ सब्सटेंस, जिसमें सब्सटेंस वो है जिसमें पर्टिकुलर और यूनिवर्सल दोनों हैं, आइडिया और मैटर दोनों हैं। तो जल्दी से बताओ, एरिस्टोटल का सब्सटेंस, थ्योरी ऑफ सब्सटेंस, जिसको हम मेटाफिजिक्स कहते हैं, क्या समझ में आया? क्या कह रहा है वो? बस दोनों को जोड़ दे रहा है। बोलो। यस सर। अगर ये बात समझ में आई तो लगे हाथ जल्दी से एक काम और कर लेते हैं। हम देखते हैं कि ये थ्योरी देने इसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ, परिणाम क्या निकले दोनों को जोड़ने का। पूरी फिलॉसफी में क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, परिणाम क्या होंगे, ये अलग से आ सकता है, हालांकि कभी आया नहीं है। टफ क्वेश्चन बनाते ही नहीं है असल में, पीसेस में तो अब क्या बताएं।
थोड़ा दुख होता है, दुख किससे कहना पड़ता है कि फिलॉसफी के टीचर ही नहीं है जो थे वो, या तो क्योंकि टीचर ही बनाएंगे क्वेश्चन, किसी यूनिवर्सिटी का टीचर ही बनाएगा। और अब जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वगैरह, इन सब में भी एडहॉक का सिस्टम ऐसा चला कि तो फिर क्वेश्चन कौन बनाए, वही रिपीट करते रहते हैं। खैर, हालांकि हमारे एज ए एग्जामिनी हमारे लिए फायदा है, पर हम फिर भी क्या बताओ यूपीएससी में आए, इसका परिणाम क्या रहा? परिणाम आप जानते हैं, इसलिए मैं फटाफट इसको मैं बात कर लेता हूँ। इम्प्लीकेशंस क्या रहे, ध्यान से देखिए। प्लेटो की जो मेटाफिजिक्स थी वो थी कैसी? कैसी थी? कैसी थी बताओ? रिविजनरी मेटाफिजिक्स। अब वो डिस्क्रिप्टिव में बदल गई। रिविजनरी मेटाफिजिक्स मतलब कोई कल्पना कर रहा है, कोई काल्पनिक है, कल्पना कर रहा है एक अलग दुनिया की, ऐसी दुनिया जिसको हम अपने सेंस ऑर्गन से नहीं जानते, टाइम एंड स्पेस के बियॉन्ड है। उसकी जगह एरिस्टोटल का इम्पैक्ट है कि ये मेटाफिजिक्स अब डिस्क्रिप्टिव हो गई। डिस्क्रिप्टिव मेटाफिजिक्स कैसी कौन सी होती है बताओ अभिनव? हो तुम अभी नहीं हो? समीर? मुकुल? अच्छा, कोई है ही नहीं। आ, सुबह? डिस्क्रिप्टिव मेटाफिजिक्स? हाँ सर, वहाँ पे रियलिटी का कोई अलग अलग वर्ल्ड नहीं होता, मतलब कोई अलग अलग लेवल नहीं होता, सब कुछ सेम वर्ल्ड में ही एग्जिस्ट कर रहा होता है, मतलब वो ज़्यादा एक्सपीरियंस बेस्ड होती है। तो रिविजनरी मेटाफिजिक्स थी जो प्लेटो की, तो रिविजनरी मेटाफिजिक्स में क्या था? रिविजनरी मेटाफिजिक्स थी जो ट्रांसडेंटल थी, जो नॉन इंपिरिकल थी। यानी कि नॉन इंपिरिकल, गैर अनुभविक, गैर अनुभाविक, अनुभव में जो नहीं आती थी, जो पारलौकिक थी। पारलौक इस लोक से परे, जो पारलौकिक थी, रिविजनरी मेटाफिजिक्स प्लेटो की, उसको ये एरिस्टोटल की जो डिस्क्रिप्टिव मेटाफिजिक्स है, ये कैसी है मेटाफिजिक्स? ये है इंपीरिकल, इसी जगत की, हमारे अनुभव जगत की, इंपीरिकल, यानी कि अनुभविक, जो अनुभव में आती है। यह लौकिक, यही मतलब यही, दिस वर्ल्ड, कोई दूसरी वर्ल्ड की जरूरत नहीं है। जो अनुभव से जाना जाता है, जो एक्सपीरियंस से जाना जाता है, एक्सपीरियंस सेंसुअल, जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनके थ्रू जो एक्सपीरियंस किया जाता है, जो कॉन्क्रीट है, इसकी जगह ये वाला जो था, ये जो रिविजनरी मेटाफिजिक्स थी, ये कैसी थी? इसके ऑपोजिट, ये कॉन्क्रीट है तो ये एब्स्ट्रैक्ट थी।
जिसको हम अपने एब्स्ट्रैक्शन से, माइंड के एब्स्ट्रैक्शन से जानते थे, ये रैशनलिज्म वाली थी, ये एक्सपीरियंस वाली है। एक्सपीरियंस से हम पूरे वर्ल्ड को, पूरी रियलिटी को जानते हैं। हमें किसी भी बियॉन्ड एक्सपीरियंस चीजों को जानने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है किसी चीज की व्याख्या के लिए। जो भी हमारे वर्ल्ड में है, जो भी यूनिवर्स में है, उसके एक्सप्लेन करने के लिए किसी दूसरे वर्ल्ड की जरूरत नहीं है। जैसा कि प्लेटो कह रहा था अपने, कि दूसरे वर्ल्ड से एक्सप्लेन होते हैं यहाँ की चीजें। तो इन शॉर्ट, इस तरह सारे मेटाफिजिक्स का ढांचा ही बदल गया, सारा का सारा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया अरिस्टोटल ने। और क्या चेंज हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लिखते हैं तो पढ़ने वाले को सच में अच्छा लगेगा। उसने कहा, अरिस्टोटल कहता है, आप केवल आपको केवल प्रीपोजिशंस जाने हैं। अगर ये प्रीपोजिशंस प्रीपोजिशंस के बेस पर पूरे वर्ल्ड को, पूरे यूनिवर्स को, पूरी रियलिटी को जाना जा सकता है। प्रीपोजिशंस प्रीपोजिशंस क्या होते हैं? प्रीपोजिशंस वो सेंटेंस होते हैं, वो वाक्य होते हैं जो वर्णन करते हैं, किसी चीज के बारे में बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। आपने सुना ही होगा, पढ़ा ही होगा। तो जो प्रपोजिशंस हैं, या प्रीपोजिशंस या प्रपोजिशंस जो हैं, वो वर्णन करते, जैसे मैं आपसे कहूं, आप क्या फिलॉसफी की क्लास लेंगे? तो ये प्रीपोजिशन नहीं है, ये तो क्वेश्चन है, ये तो प्रश्न पूछा गया है। बट मैं कहूं, इस टेबल का कलर ब्लैक है, तो इस टेबल का वर्णन कर रहे हैं, इसकी हाइट इतनी है। तो प्रीपोजिशन वही जो बचपन से आप पढ़ते आए हैं, उसी का एक्सटेंशन वही है ये। तो प्रीपोजिशंस के बारे में आप जानते हैं, द प्रीपोजिशंस इज ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स used before a noun or pronoun to show directions, time, space, location, spatiality, relation। तो जो, या जो इंट्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन से पहले लगकर कोई गुण के बारे में बताते हैं, कुछ डायरेक्शन के बारे में बताते हैं, उसके बारे में कुछ वर्णन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, उसके गुणों को बताते हैं, उसके बारे में बताते हैं। जैसे मैंने कहा, टेबल काली है, मेज काली है, तो काला होना उसका वर्णन हो रहा है। सारी रियलिटी को, सारे एग्जिस्टेंस को का वर्णन किया जा सकता है, उसका डिस्क्रिप्शन किया जा सकता है, उसको डिटेल किया जा सकता है, और उससे जाना जा सकता है। मैं सुरेंद्र हूं, सुरेंद्र को कैसे जानेंगे, कैसे जाने सुरेंद्र को? तो परसेप्शन से जान रहे हैं। परसेप्शन से मैंने देखा कि हाँ भाई, 5 फुट 6 इंच लंबा है ये व्यक्ति, काला कलर है इसका, मोटा है। परसेप्शन, जो भी हम परसीव कर रहे हैं अपने सेंस ऑर्गन से, जिसके गुण हैं ये इसका वर्णन कर रहे हैं, इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं सुरेंद्र होने को। टेबल का काला होना, इसका एक पर्टिकुलर लंबाई का होना, पर्टिकुलर गंध होना इसके अंदर, ये इसको, इसका वर्णन कर रही है। तो जितनी भी सत्ताएं हैं, जितनी भी रियलिटीज हैं, उनका वर्णन हो सकता है, और वर्णन ही है जानना। तो प्रीपोजिशंस, जिसमें देखो, सब में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट्स होते हैं। ये बचपन में पढ़ा आपने, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स। ये जरूरी नहीं है एग्जाम में आप, ये पूछा जाए, बहुत कम चांसेस है, फिर भी मैं बता देना चाह रहा हूं। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स होते हैं, जो भी फॉर्म एंड मैटर, आकारिक जड़ है, वो सब्जेक्ट उद्देश्य बन जाता है, और उसका गुण रखने वाले प्रेडिकेट्स बन जाते हैं। जैसे सुरेंद्र सब्जेक्ट, और उसके जो गुण हैं,
एट्रीब्यूट्स हैं वो प्रेडिकेट्स, विधेय। तो आपने पढ़ा होगा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। उद्देश्य और विधेय, जितने भी कॉन्क्रीट पर्टिकुलर हैं वो सब्जेक्ट हैं, सुरेंद्र सब्जेक्ट है, और जो भी गुण हैं एट्रीब्यूट्स हैं वो प्रेडिकेट है। तो सुरेंद्र का सारा वर्णन उद्देश्य और विधेय से हो सकता है। इसे इसी जो उद्देश्य विधेय है, इस तरह के जो वाक्य बनते हैं इसको वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस कहते हैं। डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस हैं, इसी को प्रेडिकेट्स कहते हैं। तो जहां पे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट्स हैं, जिस सेंटेंस में कोई बात है, कोई कोई पर्टिकुलर है, उसके बारे में कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, प्रेडिकेट्स हैं, ये सेंटेंस क्या बनाते हैं? ये सेंटेंस बनाते हैं डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस, डिस्क्राइब करने वाले। ये फॉर्म करते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट, वर्णनात्मक वाक्य वर्णन कर रहे हैं। वर्णनात्मक वाक्य बना रहे हैं ये डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट। इन्हीं डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट को कहते हैं प्रेडिकेट, या सॉरी प्रीपोजिशंस। डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट जिसके अंदर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स होते हैं, किसी के बारे में कहा जाता है और कुछ कहा जाता है। मेज काली है, टेबल इज ब्लैक। तो ऐसे जिसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट हो डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस कहलाते हैं, और डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस ही होते हैं प्रीपोजिशंस। तो कुछ डिस्क्राइब करें। तो एरिस्टोटल ने सारे मेटाफिजिक्स को प्रीपोजिशनल बना दिया। बाई चांस क्वेश्चन आ जाए, एरिस्टोटल ने सारे मेटाफिजिक्स को क्या बना दिया? प्रीपोजिशनल। वर्णनात्मक बना दिया, वर्णन किया जा सके, वर्णन किया जा रहा है। यही हम देखेंगे मॉडर्न, या सॉरी कंटेम्पररी फिलॉसफी में। एक फिलॉसफर है, खाली अभी नाम जान लें, स्ट्रॉसन। बहुत बड़ा फिलॉसफर है स्ट्रॉसन। वो भी यहीं से उठाएगा, एरिस्टोटल से ही उठाएगा। उस समय आपको मैं फिर से याद दिलाऊंगा कि मैंने एरिस्टोटल में बताया था आपको, स्ट्रॉसन एक बहुत बड़ा फिलॉसफर है कंटेम्पररी वर्ल्ड का, कंटेम्पररी फिलॉसफी का। वो कह रहा है कि एस्ट्रॉसन कह रहा है, ये भी वही कहेगा कि मेटाफिजिक्स का वर्णन होना चाहिए, डिस्क्राइब होना चाहिए, प्रीपोजिशन के साथ होने चाहिए। प्रीपोजिशंस से जो जुड़ी बात होती है, जो भी जुड़ी हुई बात है, उसी से बनता है लॉजिक। प्रीपोजिशन से ही बनता है लॉजिक। जब हम किसी के गुणों, जब हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को देखते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट वाले जो स्टेटमेंट हैं वो डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट होते हैं। इन्हीं को प्रीपोजिशंस कहते हैं। इन्हीं डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट से बनता है लॉजिक। और इस तरह से एरिस्टोटल ने पूरी दुनिया में पहली बार लॉजिक, लॉजिक का बेस बनाया, लॉजिक की नींव डाली। लॉजिक स्टार्ट करता है एरिस्टोटल।
कैसे, किस बेस पर? लॉजिक बनते हैं प्रीपोजिशन से, जो कि डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस होते हैं, जिसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स होते हैं, जो किसी के बारे में कुछ बताते हैं, किसी के बारे में जो कॉन्क्रीट पर्टिकुलर है, जैसे यहां सुरेंद्र, जैसे यहां टेबल, और कुछ बताते हैं, टेबल का ब्लैक होना। यहां से लॉजिक शुरू होता है, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, बट मैं बता रहा हूं आपको। एरिस्टोटल का लॉजिक, लॉजिक की नींव डाली, फाउंडेशन डाला है अरिस्टोटल ने, बाद में और लोगों ने जोड़ते चले गए हैं। लॉजिक का स्टार्ट करने वाला है अरिस्टोटल, प्रपोज प्रीपोजिशंस के बेस पर। तो आज इतना ही जो अरिस्टोटल का हमने पढ़ा, मेटाफिजिक्स। क्या पढ़ा मैं जल्दी से 5 मिनट में बता देता हूँ, टाइम हो गया है काफी। अरिस्टोटल ने मेटाफिजिक्स दी, बेस बनाया, जो कमियां हैं प्लेटो की, और कमियां दिखाया उसने कि प्लेटो का जो सब्सटेंस है, थ्योरी ऑफ सब्सटेंस दैट इज मेटाफिजिक्स, जो थ्योरी ऑफ सब्सटेंस दैट इज मेटाफिजिक्स है, वो चेंज, म्यूटेबिलिटी और मोर्टेलिटी, पर्टिकुलरिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। इसके लिए उसको करना चाहिए, जो फॉर्म है उसके अंदर मैटर को ऐड कर देना चाहिए। फॉर्म और मैटर, आकारिक जड़ बना देना चाहिए, आकार सहित जड़, फॉर्मल मैटर बनाना चाहिए। ये बनाएगा वो, तो फॉर्म जो बनेगा वो होगा, फॉर्म और मैटर बना के मिलके सब चीजों की व्याख्या कर पाएंगे। जो अनचेंज है और जो चेंज है, दोनों की व्याख्या कर पाएंगे। इस तरह से जो कमी थी वो दूर हो जाएगी। उसने बताया कि सारी व्याख्या, सारा एक्सप्लेनेशन, सारी रियलिटी वो डिस्क्रिप्टिव है। और डिस्क्रिप्टिव के मैंने दो मतलब होता है, एक लैंग्वेज के बेस पर, ग्रामर के अकॉर्डिंग, और एक मैंने तो बताया ही, एक तो फिलॉसफी के बेस पर है कि डिस्क्रिप्टिव मेटाफिजिक्स मतलब हमें इसी दुनिया में, मतलब इस इंपीरिकल वर्ल्ड की एक्सप्लेनेशन के लिए हमें किसी नॉन एम्पिरिकल ट्रांसडेंटल वर्ल्ड की जरूरत नहीं है। और दूसरा मैंने बताया डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स होते हैं, प्रीपोजिशंस होते हैं, और उन प्रीपोजिशंस से ही लॉजिक निकलता है। तो ये था संक्षेप में आज की क्लास, इतनी ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी जो नेक्स्ट थीरीज हैं, थ्योरी ऑफ कॉजिशन एंड डेवलपमेंट, इस पे बात करेंगे। धन्यवाद।